हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज थोड़ी-सी वीडियो बनाने में देर हो गई है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बहुत ज़रूरी काम से कहीं भी जाना पड़ जाता है। और आपकी राम जी की पाठशाला पर अभी जो हम काम कर रहे हैं, वो वन मैन आर्मी ही है। सब कुछ अपना आप ही करना पड़ता है, सब कुछ अपना आप ही देखना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम चले जाएँ तो कोई और वीडियो बना दे, ऐसा नहीं। तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके पास मैं 9-10 मिनट में 10 मिनट में पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अपने समय को बचाइए और अपनी तैयारी को आप बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखो, पहला क्वेश्चन जो आज का है, वो है हीथ स्ट्रीक के बारे में। ये बहुत फेमस नाम है, हीथ स्ट्रीक, है ना? 1 मिनट। हीथ स्ट्रीक। हीथ स्ट्रीक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? तो ये कौन थे? ये ज़िम्बाब्वे के। कहाँ के? ये आपके ज़िम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। इनके बारे में हम लोग जानकारी निकालते हैं। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट बात है, बस यही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में 1-2 फैक्ट और हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्कस करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएँगे। आप ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम में जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? टेस्ट और वनडे दोनों में अब तक ज़िम्बाब्वे के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज। स्ट्रीक सन 2000 और 2004 के बीच ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? ये है 21 मैचों में कप्तानी 4 हासिल की है, ये फलाना-ढिमाका, ये कुछ नहीं, ठीक है? इसमें ये इम्पोर्टेंट है। वह इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर से भी जुड़े थे और 2021 में भ्रष्टाचार के मामले में आईसीसी द्वारा उन्हें 8 साल के लिए बैन कर दिया गया था। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना? इसके संबंध में मैंने आपको पहले बताया था कि 8 सदस्यीय एक टीम बनी है। 8 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति बनी है, जिसमें अमित शाह हैं, जिसमें आपके विपक्ष के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आज़ाद वगैरह ऐसे हैं। और इसकी अध्यक्षता जो की जाएगी वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा की जा रही है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्य कौन हैं आपके? अमित शाह हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह हैं। ये बात आपको, ये चारों तो ये 5 नाम तो आपको ज़रूर याद रखने हैं। कौन-कौन है? आपके रामनाथ कोविंद हैं, अमित अमित शाह हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, एनके सिंह हैं, जो 15वें वित्त आयोग के आपके सदस्य हैं। ठीक है? और इसमें मतलब और इसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि देश में जो हर साल चुनाव लगे रहते हैं कि लोकसभा का, फिर विधानसभाओं के, है ना? यहाँ पे देखो लिखा है लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत हो गए। तो इनके चुनाव जो है ना, वो अलग-अलग टाइम पे ना होके एक ही बार में सबके चुनाव हो जाएँ, जिससे राष्ट्र का बहुत बड़ा पैसा जो होगा, वो यहाँ पे पूरा का पूरा बचेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास को वर्ल्ड का टॉप बैंकर माना है। इसने ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने, अमेरिका की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, भारत की इकोनॉमी हर जगह बढ़ रही है, भारत हर जगह अग्रणी काम कर रहा है, तो अपने आप में चीजें सुधर रही हैं। सारे पुरस्कार आप देखेंगे तो भारत वालों को ही मिले जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर, ये नीचे थोड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए, शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक्स रिपोर्ट्स कार्ड 2023 में उन्हें ए रेटिंग दी गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड में उन्हें ए प्लस रैंकिंग दी गई है। ठीक है? ये सब चीज़ें आप इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, शक्तिकांत दास को जून में लंदन के सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने एक आधिकारिक उद्घोषणा में किस महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? तो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है जॉर्जिया ने। और जॉर्जिया के संबंध में सारी जानकारी यहाँ पे, राजधानी है आपकी ट्बिलिसी, राष्ट्रपति कौन है? सैलोम, जोराबिचविली, प्रधानमंत्री ये नहीं, आपको ये तो कम से कम याद रख लेना है।
ठीक है, जॉर्जियाई लारी, ये इसकी मुद्रा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक आधिकारिक घोषणा में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना घोषित किया है। यह घोषणा इनकी समृद्ध संस्कृति और भारत से उत्पन्न विविध आध्यात्मिक परंपराओं पर जोर देकर हिंदू विरासत का जश्न मनाने के इरादे पर प्रकाश डालती है। ठीक है, उद्घोषणा में आगे कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके दुनिया भर में 1 अरब अनुयायी हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन अनुयायी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की उस महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड महिला का खिताब जीता है। तो ये है आपकी दीवा देशमुख। कौन है? दीवा देशमुख, जो इस मात्र 17 साल की लड़की है ना, 17 वर्ष की लड़की है। और इस 17 वर्ष की लड़की ने ये ग्रैंड मास्टर हैं, महिला ग्रैंड मास्टर ने, जिन्होंने शतरंज टाटा स्टील शतरंज रैपिड इंडिया में क्या जीता है, ये इसका ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ठीक है, दीवा ने 9 राउंड के बाद 7 अंकों के साथ प्रतियोगिता जीती है। ये आप यहाँ पे पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, 8वें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत नहीं पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसमें हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है और वैश्विक नेता है हरित क्रांति के। हरित क्रांति एक्चुअली में क्या है, ये जो गेहूं है और जो चावल है, इनकी उन्नत किस्मों के विकास के लिए इन लोगों ने काम किया है। तो अभी जो 8वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है, इससे किसको नवाजा गया है, तो पीवी सत्यनारायण को 8वें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। पीवी सत्यनारायण कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक हैं, है ना, कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक हैं। और ये कौन सा विश्वविद्यालय है? आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के, है ना। तो पीवी सत्यनारायण को 8वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उच्च उपज देने वाली चावल की किस्मों के विकास में योगदान दिया, यानी कि उन्होंने चावल की ऐसी किस्मों का विकास किया है जिन जो बहुत ज्यादा उच्च उपज देती है, प्रोडक्शन बहुत हाई है, और कीटों और पर्यावरणीय चुनौतियों के खिलाफ लचीलापन प्रदर्शित करती है, यानी कि कीट भी इसमें नहीं लगते हैं, और पर्यावरण का जो टेम्परेचर वगैरह ये सब है, उनसे क्या करती है, बचती है। उन्होंने बढ़िया अनाज वाली किस्मों और संकर चावल में भी योगदान दिया है, जिसने पूरे भारत में कृषि में क्रांति ला दी है। पुरस्कार जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है, इसमें 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। इसके बारे में भी थोड़ी जी आप जानकारी रख लें कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, तो कौन थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन? तो एम एस का, एम का मतलब मनकोम्बू, एस से संभाशिवन और स्वामीनाथन स्वामीनाथन है। इनका जन्म 1925 में 7 अगस्त को हुआ था। ये एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक, है ना, पादप अनुवांशिकीविद, प्रशासक और मानवतावादी हैं। स्वामीनाथन हरित क्रांति के वैश्विक नेता हैं। गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश करने और आगे विकसित करने में उनके नेतृत्व भूमिका के लिए उन्हें भारत में हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? यानी कि मॉस्को में क्या हुआ था, ब्रिक्स आपको पता ही है, ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, ठीक है, जिसमें भारत भी है एक, उसके बारे में भी हम आगे जान लेंगे अभी। तो उसका पहला इनोवेशन फोरम जो था, उसका आयोजन किया गया था मॉस्को में, और उसमें इनोवेशन अवार्ड, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना की मुख्य इनोवेशन ऑफिसर शांता थोटम को। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? शांता थोटम को मॉस्को में आयोजित होने वाले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार उन्हें क्यों मिला है? तो सतत विकास लक्ष्य है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं यूएन के, उनको ठीक तरह से लागू करना है ना, उसको अच्छे से करने के लिए इनको क्या मिला है? ये एक वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, और जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। ब्रिक्स क्या है यहाँ पे? ब्रिक्स क्या है? देखो, ब्रिक्स में ब्राजील है, ये ब्रिक्स आपका ये, और आप बी से ब्राजील है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, है ना। विश्व की 5 अर्थव्यवस्था का समूह है जो 2010 में पूर्ववर्ती ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने से बना था। पहले खाली ब्रिक था, है ना, फिर एस जुड़ गया तो ब्रिक्स बन गया था, है ना। ये सब चीज यहाँ पे है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 से जुलाई 2023 में
वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में, है ना, रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है को बैंक ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं कि कुल मिला के आपकी 38% की वृद्धि हुई है। ठीक है? ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिविल सर्विस वगैरह में बेशक पूछ सकता है, पर आपके एग्ज़ाम में नहीं। किस टीम ने 23 वर्षों के बाद पहली बार डूरंड कप जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट, है ना? सुपर जायंट। तो मोहन बागान सुपर जायंट ने 23 वर्षों में पहली बार डूरंड कप आपका यहाँ पर जीता है। इसके बारे में देख सकते हैं। 10 मैन मोहन बागान सुपर जायंट ने फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर 23 साल बाद पहली बार डूरंड कप जीता है। तो इस बार डूरंड कप के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है? 3 ध्यान देंगे। अब नंद कुमार शेखर ने गोल्डन बॉल जीती है, ठीक है? डेविड लानसंगा ने गोल्डन बूट जीता है और विशाल कैथ ने गोल्डन या ग्लव जीता है। तो ये मतलब तीनों पॉइंट हैं, ये आप ध्यान रख लेंगे। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो एम वेस्टर्न पेन है, वेरस्टेपन, पता नहीं भाई, अब हमको तो इस तरह से इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है। एम वेरस्टेपन तो लगातार 10 रेस जीतने वाले विश्व के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। अभी 4-5 दिन पहले इनके बारे में आया था कि इन्होंने मतलब 9 रेस जीती थी और मतलब बराबरी की थी। अभी इन्होंने 10 रेस जीतनी है फार्मूला 1 और ये विश्व के एकमात्र ऐसे रेसर बन गए हैं, ड्राइवर बन गए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो रेड बुल के 25 वर्षीय डच ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन ने लगातार 10 F1 रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया है। वेरस्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्री जीतकर रिकॉर्ड बनाया। लगातार सर्वाधिक जीत का पिछला रिकॉर्ड सेबेस्टियन वेट्टल के नाम था। ठीक है, सेबेस्टियन वेट्टल की इन्होंने बराबरी की थी, जिन्होंने 2023 में लगातार 9 रेसें जीती थी। और इनके बारे में जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर सीधे-साधे तरीके से बिना लाग लपेट के आप तक पहुँच गया है। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।